नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। प्रियंका तनेजा को भले ही कम लोग जानते हैं, लेकिन हनीप्रीत की चर्चा आज घर घर में हो रही है। हनीप्रीत का नाम लेते ही मेकअप से लगभग जो लुभावना चेहरा आंखों के सामने आता है, वह दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा पाए कथित संत गुरमीत राम रहीम द्वारा बनाई गई फिल्मों की नायिका ही नहीं, उनकी सहनिर्देशक एवं सहनिर्मात्री भी थी। लेकिन सबके बीच बाबा गुरमीत राम रहीम उसे अपनी दत्तक पुत्री कहते थे। बाबा के जेल जाते ही हनीप्रीत अचानक गायब हो गई। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में मारी मारी फिरती रही, पर उसके बारे में पता नहीं कर सकी। उसके नेपाल में होने की आशंका पर वहां भी उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसी बीच वकील प्रदीप कुमार आर्य ने हनीप्रीत की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में 25 सितंबर 2017 को एक याचिका दाखिल की, जिसमें हनीप्रीत 3 सप्ताह की अंतरिम ट्रांजिट जमानत मांग रही थी। इस याचिका में उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। इस याचिका में उसे अदालत में पेश न होने की अनुमति मिल गई थी। 26 सितंबर की सुबह 10:30 बजे वकील प्रदीप कुमार आर्य ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस गीता मित्तल के सम्मुख पेश होकर कहा था कि उनकी मुवक्किल हनीप्रीत को जान का खतरा है, इसलिए उन्हें 3 सप्ताह के लिए अंतरिम ट्रांजिट जमानत दी जाए। अदालत द्वारा जब पूछा गया कि हनीप्रीत को किससे जान का खतरा है तो वकील प्रदीप कुमार आर्य ने बताया, ड्रग माफिया से। वे हनीप्रीत को ढूंढ रहे हैं और मिलते ही उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर पूरा देश तो ये जानना चाहता है कि हनीप्रीत कहाँ है। सिंगल बेंच आपके मामले की सुनवाई करेगा। सबको नोटिस भेजे जा चुके हैं। ये कहते हुए जस्टिस गीता मित्तल ने वकील प्रदीप कुमार आर्य को फारिग कर दिया। दोपहर बाद 2:45 बजे जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। दिल्ली पुलिस की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा, एपीपी अनिल अहलावत, वकील जैमल अख्तर तथा हरियाणा सरकार की ओर से एएजी अनिल ग्रोवर, वकील नूपुर सिंघल के साथ पेश हुए। वकील प्रदीप कुमार आर्य के साथ उनके आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगी वकील भास्कर भारद्वाज, राजकरण शर्मा, कपिल ढाका, राणा कुणाल, अमरेश आनंद, अश्विन कालरा और के छाबड़ा आए थे। बहस शुरू होते ही वकील प्रदीप कुमार आर्य ने अदालत के सामने दलील रखी कि हनीप्रीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बयानों से कोई अपराधी नहीं बन जाता। वह एक शांतिप्रिय और कानून को मानने वाली नागरिक है। ड्रग माफिया से उसे पहले से ही खतरा था और अब उस पर ये आरोप लगा दिए गए हैं। इसके जवाब में राहुल मेहरा ने कहा, किसी भी आरोपी की मदद करना ठीक नहीं है। हनीप्रीत तो कहती है कि उसके पिता भगवान है, फिर उसे खतरा किस बात का है। अनिल ग्रोवर का कहना था कि हनीप्रीत को सिर्फ अपनी गिरफ्तारी का खतरा है, बाकी उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। उस पर पंचकुला में हिंसा करवाने का गंभीर आरोप है, इसीलिए पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दोनों तरफ की दलीलें सुनकर जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने कहा कि जमानत देने के बाद भी हनीप्रीत को पंजाब अथवा हरियाणा की कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसलिए वह सीधे वहीं क्यों नहीं जाती। जाने में 4 घंटे तो ही लगेंगे। आत्मसमर्पण ही उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर कोई फैसला सुनाने के बजाय उसे रिजर्व कर लिया। हनीप्रीत का क्या हुआ, ये जानने से पहले आइए थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। कौन है हनीप्रीत? हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा उर्फ अनु था। सन 1975 में वह रामानंद तनेजा के घर पैदा हुई थी। हरियाणा के नगर फतेहाबाद के जगजीवनपुरा के रहने वाले रामानंद का नेशनल हाईवे पर किसान टायर्स नाम से शोरूम था। रामानंद के पिता यानी प्रियंका के दादाजी सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रबल अनुयायी थे और नियमित वहां जाते थे। धीरे धीरे इस परिवार के सभी लोग डेरा से जुड़ गए। हनीप्रीत भी घर वालों के साथ डेरे पर जाती थी। जल्दी ही प्रियंका डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इंसा की करीबी बन गई। बाबा उसे पसंद करते थे, इसलिए उसे खुश करने की कोशिश करते रहते थे। उसी बीच बाबा ने उसे अपनी दत्तक पुत्री घोषित करके उसका नया नाम रखा हनीप्रीत इंसा।
सन 1999 में बाबा ने डेरा के ही एक अनुयायी के बेटे विश्वास गुप्ता से हनीप्रीत की शादी करा दी। बाबा जहां हनीप्रीत को अपनी दत्तक पुत्री कहते थे, वहीं विश्वास गुप्ता को बेटा कहते थे। जबकि विश्वास गुप्ता का कहना है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। कहने को हनीप्रीत उसकी ब्याहता थी, लेकिन उसके बाबा गुरमीत राम रहीम से संबंध थे। विश्वास गुप्ता के अनुसार बाबा ने एक दिन कहा कि डेरे के खास लोगों के साथ वह बिग बॉस खेलेंगे। उसमें बाबा के परिवार के भी लोग शामिल थे। हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता खास लोगों में थे, इसलिए उन्हें भी शामिल किया गया था। खेल की शर्तों में था कि खेल में जिससे भी कोई गलती होगी, उसे बाबा की गुफा में बैठकर उनके नाम का जाप करना होगा। विश्वास गुप्ता का कहना है कि हनीप्रीत जानबूझकर गलती करती और नियम के अनुसार बाबा की गुफा में चली जाती, जहां से एक रास्ता बाबा के बेडरूम तक जाता था। इस तरह वह जानबूझकर गलतियां कर रही थी, जिसकी वजह से उसे घंटों गुफा में रहना पड़ता था। जब हनीप्रीत हो गई बाबा गुरमीत राम रहीम की विश्वास गुप्ता के बताए अनुसार, उसे हनीप्रीत की इन हरकतों से लगा कि कहीं बाबा और उसके बीच कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। लेकिन उस समय वह किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ गलत देखा भी नहीं था, इसलिए कुछ कहना उचित भी नहीं था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि जब तक वह अपनी आंखों से ऐसा कुछ देख नहीं लेता, तब तक वह किसी से कुछ नहीं कहेगा। विश्वास गुप्ता के अनुसार डेरे में खेले गए बिग बॉस का शो समाप्त होते होते हनीप्रीत पूरी तरह बाबा गुरमीत राम रहीम की हो गई थी। कहने को सोती वह उसके साथ थी, लेकिन रात में गुप्त दरवाजे से निकलकर वह बाबा के पास पहुंच जाती थी। पूरी रात बाबा के पास बिताकर वह सुबह उसके पास आ जाती थी। न चाहते हुए भी विश्वास गुप्ता ने एक दिन इस बारे में हनीप्रीत से पूछ लिया तो उसने तुनक कर जवाब दिया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वह उनकी सेवा के लिए जाती है। इसके बाद उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने उस पर इस तरह बेवजह शक किया तो वह पिताजी से यह बात बता देगी। उसके बाद वह उसे जान से मरवा देंगे। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के कहने पर विश्वास गुप्ता डेरे पर ही रहने लगा था। बाबा हनीप्रीत को बेटी कहता था, इसलिए विश्वास गुप्ता को दामाद कहता था। उसे डेरे में कहीं भी घूमने फिरने की पूरी आजादी थी, यहां तक कि वह बाबा की गुफा में भी बिना अनुमति के आ जा सकता था। इससे उसे बाबा की कई करतूतों की जानकारी हो गई थी। बाबा ने अपने बेडरूम के बगल वाले कमरे को विश्वास गुप्ता का बेडरूम बनवा दिया था। इन दोनों कमरों के बीच एक गुप्त दरवाजा था, जिससे रात में हनीप्रीत बाबा के बेडरूम में चली जाती थी। विश्वास गुप्ता अपने बेडरूम में करवटें बदलते हुए रात बिताता था। दूसरी ओर उसकी ब्याहता बाबा के साथ मौजमस्ती कर रही होती। एक रात विश्वास गुप्ता हिम्मत करके बाबा के बेडरूम में चला गया तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। बस उसी दिन के बाद विश्वास गुप्ता के बुरे दिन शुरू हो गए। उससे साफ कह दिया गया कि जैसा चल रहा है आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। आंखें मूंदकर उसे चुपचाप ये सब सहन करना होगा। अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ कहा या विरोध जताने की कोशिश की तो यह उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। विश्वास गुप्ता हनीप्रीत का पति था। पत्नी की हरकतें उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थीं। न चाहते हुए भी हल्का फुल्का ही सही हनीप्रीत और बाबा के संबंधों पर वह अंगुली उठाने लगा। फिर क्या था, उसे परेशानियों ने घेरना शुरू कर दिया। उसे जान का खतरा भी महसूस होने लगा। ऐसे में उसे हनीप्रीत से भी ज्यादा परिवार की चिंता सताने लगी। उसके पिता का अच्छा खासा चलता कारोबार था, जिसे बाबा ने बिकवा कर करोड़ों की सारी रकम अपने डेरे में निवेश करवा दी थी। उसके बाद उसके घर वाले घर बार बेचकर डेरा सच्चा सौदा में ही रहने लगे थे। डेरे की बदली स्थिति देखकर विश्वास गुप्ता हनीप्रीत को वहीं छोड़कर किसी तरह अपने मां बाप के साथ डेरे से निकलने में कामयाब हो गया। पंचकुला में किराए का मकान लेकर एक बार फिर व्यवस्थित होने की कोशिश करने लगा। भले ही वह पंचकुला आ गया था, लेकिन हनीप्रीत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हनीप्रीत ने विश्वास गुप्ता के खिलाफ ही नहीं, उसके पूरे परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के अलावा डेरे की ओर से डिफेमेशन व चेक बाउंस के मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। विश्वास गुप्ता द्वारा बताए अनुसार इन मुकदमों में जब वह विचाराधीन कैदी के रूप में पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद था तो बाबा गुरमीत राम रहीम ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर उसे जेल में मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद बलवंत सिंह राजवाना ने उसे बचा लिया था। विश्वास गुप्ता उससे अक्सर बातें किया करता था। उसे विश्वास के बारे में सारी जानकारी थी। उसे पता था कि बाबा गुरमीत राम रहीम ने उसकी पत्नी को हत्या कर उसे झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भिजवा दिया है। जेल में अपराधी गिरोहों को 10 लाख रुपए की सुपारी देकर उसकी हत्या की कोशिश चल रही है। इसलिए यह बात उसने जेलर को तो बता ही दी थी।
यही नहीं, उसने विश्वास गुप्ता की जान भी बचाई। बाबा के 10 लाख रुपए भी वापस भिजवा दिए गए थे। हनीप्रीत ने बर्बाद कर दिया ससुराल वालों को, विश्वास गुप्ता ने जो बताया उसके अनुसार इसके बाद भी हनीप्रीत और बाबा गुरमीत राम रहीम ने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए कि वह परिवार के साथ बुरी तरह टूट गया। बाबा उनकी करोड़ों की संपत्ति तो डकार ही गया था, झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर सभी को खूब प्रताड़ित भी करवाया। विश्वास गुप्ता ने पत्नी हनीप्रीत को कभी कुछ नहीं कहा था, इसके बावजूद उसने उसके परिवार को तरह तरह की धमकियां देकर खूब परेशान किया। डेरे के कोप से बचने के लिए विश्वास गुप्ता के सामने 2 शर्तें रखी गईं। पहली शर्त यह थी कि सत्संग के वक्त वह अपने परिवार को लेकर डेरे में आएगा और वह और उसके पिता डेरे के लाखों श्रद्धालुओं के सामने रोते हुए बाबा गुरमीत राम रहीम से माफी मांगेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि वह हनीप्रीत से तलाक ले लेगा। ये सन 2009 की बात है। विश्वास गुप्ता ने बाबा की ये दोनों ही शर्तें मानते हुए परिवार के साथ डेरे में जाकर बाबा से माफी भी मांगी और हनीप्रीत को तलाक भी दे दिया। इसके बाद उसे और उसके परिवार को डेरे की ओर कभी न देखने की चेतावनी देकर भगा दिया गया था। इसके बाद हनीप्रीत और उसका परिवार डेरे में ही रहने लगा था। उसके पिता रामानंद ने बेटे साहिल के साथ मिलकर सीड्स प्लांट का कारोबार शुरू कर दिया। हनीप्रीत की छोटी बहन निशा की शादी फतेहाबाद निवासी संजू बजाज से हुई तो डेरे की ओर से इस शादी में उम्मीद से बढ़कर मदद की गई। कहते हैं धीरे धीरे हनीप्रीत इस तरह बाबा की चहेती बन गई कि डेरा में बाबा के बाद उसी का हुक्म चलता था। बाबा के परिवार में भी अगर किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी तो वह बिना हनीप्रीत की अनुमति के नहीं मिलती थी। पैसों तक के लिए उन्हें हनीप्रीत के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। बाबा गुरमीत राम रहीम जहां अपने घर वालों से भी कम मिलते थे, वहीं हनीप्रीत हमेशा उनके साथ रहती थी। बाबा जब फिल्में बनाने लगे तो हनीप्रीत को उन फिल्मों की नायिका बनाने के साथ साथ उनकी सहनिर्देशक और सहनिर्मात्री भी बनाया गया। कैटरीना कैफ बनने के सपने देख रही थी हनीप्रीत। कहा जाता है कि हनीप्रीत खुद को पर्दे पर अभिनय करते हुए देखने को बेताब थी। वह कैटरीना कैफ बनने के सपने देख रही थी। उसकी इसी इच्छा पूरी करने के लिए बाबा ने फिल्में बनाई थीं। कहते हैं हनीप्रीत ने ही बाबा के मन में यह बात बैठा दी थी कि वह इतना बढ़िया अभिनय करते हैं कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे उनके सामने बेकार हैं। इसी के बाद करोड़ों रुपए खर्च करके बाबा फिल्में बनाने लगे थे। बाबा अक्सर हनीप्रीत को साथ लेकर मुंबई जाते थे, जहां दोनों ने कई फिल्मी सितारों से अच्छे रिश्ते बना लिए थे। उनके हिसाब से सब बहुत बढ़िया चल रहा था। धार्मिक डेरे के नाम पर उन्होंने अपना ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया था जहां राजाओं महाराजाओं जैसी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन्हें लगता था कि जल्दी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी तूती बोलने लगेगी। हनीप्रीत नायिका के रूप में सलमान खान के साथ एक ऐसी फिल्म में आना चाहती थी जो तमाम भव्यता से बनाई जाए। उसे अपना ये सपना जल्दी पूरा होता भी नजर आ रहा था, क्योंकि इस फिल्म में बाबा गुरमीत राम रहीम को ही पैसा लगाना था, जो अकूत संपत्ति के मालिक तो थे ही, वह फिल्म पर पैसा लगाने को भी तैयार थे। लेकिन एक बात यह भी सच है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल भी भोगने पड़ते हैं। अपने बारे में ये लोग कुछ भी कहते रहे, पर सच्चाई ये थी कि इनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। लोग कहने भी लगे थे कि बाबा गुरमीत राम रहीम ने जिंदगी में जो बुरे कर्म किए हैं, अब उन्हें उनका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ भी। बाबा के खिलाफ चल रहे कई आपराधिक मामलों में डेरे की 2 साध्वियों से दुष्कर्म वाला मामला अंतिम चरण में था। 25 अगस्त 2017 को 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ बाबा पंचकुला पहुंचे तो हनीप्रीत भी उनके साथ थी। बाबा को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में दंगे भड़क उठे। इस बीच बाबा को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर रोहतक की सुनारिया जेल ले जाया गया तो हनीप्रीत भी उनके साथ हेलीकॉप्टर से गई थी। रात में वह सफेद रंग की कार नंबर HR26BS 5426 पर कुछ लोगों के साथ सवार होकर सिरसा के लिए चल पड़ी थी। यहां तक अधिकांश लोगों को उसके बारे में यही जानकारी थी कि वह बाबा गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी थी और अदालत से अनुमति लेकर अपने कथित पिताजी के साथ उन्हें जेल तक छोड़ने गई थी। लेकिन इसके बाद हनीप्रीत का नाम रोज ही चर्चा में आने लगा। इसकी वजह यह थी कि सिरसा स्थित डेरे पर पहुंचने के बाद वह गायब हो गई थी। दरअसल बाबा की गिरफ्तारी के बाद पंचकुला में भड़के दंगों के आरोप में मुकदमे दर्ज करके पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इन दंगों के पीछे डेरे के कुछ प्रमुख लोगों के अलावा मुख्य रूप से हनीप्रीत का हाथ था। लिहाजा पुलिस की वांछित सूची में हनीप्रीत का नाम सबसे ऊपर था। इस मामले की तह में जाने के लिए पुलिस की SIT का गठन किया गया। 21 सितंबर को इस टीम के कुछ सदस्यों ने सिरसा जाकर डेरे पर छापा मारकर हनीप्रीत के बारे में जानकारियां जुटाने का प्रयास किया तो पता चला कि वह वहां रुकी तो थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही निकल गई थी।
पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला था कि इस दंगे की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। डेरा ने 8 दिनों पहले ही पंचकूला का सर्वे करा लिया था। इसे लेकर कुल 10 मीटिंग हुई थी। 23 सितंबर तक पंचकूला में हुई हिंसा को लेकर 1150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन हनीप्रीत के बारे में कहीं से कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी। उसी दिन बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि हनीप्रीत अब जिंदा नहीं है। चूंकि वह बाबा गुरमीत राम रहीम के कई राज जानती थी, इसलिए बाबा ने उसे मरवा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की हनीप्रीत की जमानत याचिका। हरियाणा के डीजीपी बी.एस. संधू को पूरी उम्मीद थी कि हनीप्रीत जल्दी ही पकड़ी जाएगी। उन्होंने संकेत भी दिया था कि अगर वह पकड़ी न गई तो पुलिस उसे भगोड़ा घोषित कर देगी। 25 सितंबर को बाबा की ओर से उसके वकीलों ने सीबीआई द्वारा सुनाई 20 साल कैद की सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसी दिन बाबा गुरमीत राम रहीम के बेटे जसमीत की पत्नी खुशप्रीत के ममेरे भाई भूपेंद्र सिंह गोरा ने हनीप्रीत की सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए नकद इनाम देने की घोषणा कर दी। उसी दिन दिल्ली के हाईकोर्ट में हनीप्रीत की ओर से 3 हफ्ते का ट्रांजिट बेल हासिल करने की याचिका दायर कर दी गई, जिस पर 26 सितंबर को सुनवाई हुई। जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। रात में 7:45 बजे सुनाए अपने फैसले में सक्षम न्यायाधीश ने हनीप्रीत को अंतरिम ट्रांजिट बेल देने की याचिका रद्द कर दी। उसकी ओर से दी जाने वाली एक भी दलील को अदालत ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर हनीप्रीत खुद को कानून की इज्जत करने वाला मानती है तो आगे आकर जांच में मदद करे। पर हनीप्रीत तो शायद दूसरी मिट्टी की बनी थी। वह छिपाती छिपाती दिल्ली के लाजपत नगर स्थित वकील प्रदीप कुमार आर्य के ऑफिस पहुंच गई और वहां 2 घंटे तक रुकी पर आत्मसमर्पण नहीं किया। वह अच्छी तरह जानती थी कि पुलिस ने कुछ लोगों के साथ उसका भी गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है। किसी बात की चिंता किए बगैर हनीप्रीत ट्रांजिट बेल की अर्जी रद्द होने के बाद एक बार फिर अंडरग्राउंड हो गई। 3 अक्टूबर की सुबह अचानक आज तक टीवी चैनल पर उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शुरू हुआ, जो दिन भर बार बार दिखाया जाता रहा। ये भी बताया गया कि पिछली रात 11:30 बजे हनीप्रीत का इंटरव्यू करने के लिए आज तक के ऑफिस में इस निर्देश के साथ फोन आया कि इंटरव्यू की खातिर सिर्फ एक रिपोर्टर व एक फोटोग्राफर ही बताई गई जगह पर पहुंचेंगे। रिपोर्टर सतिंदर चौहान अपने कैमरामैन के साथ तय जगह पर पहुंच गए, जहां उनके चेहरों पर काले मास्क चढ़ाकर उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। जहां इनके चेहरों से मास्क हटाया गया तो वहां हनीप्रीत मौजूद थी। बिना मेकअप के हनीप्रीत पहचान में नहीं आ रही थी। साक्षात्कार में ज्यादातर रोते हुए वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। इंटरव्यू के अंत में रिपोर्टर ने उससे सलाह दी कि 38 दिनों से वह जो लुकाछिपी का खेल खेल रही है, उसके लिए बेहतर यही है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। जब हनीप्रीत चढ़ी पुलिस के हत्थे पर, हनीप्रीत ने ऐसा नहीं किया। अब तक वह नेपाल सहित 7 राज्यों की पुलिस को गच्चा दे चुकी थी। उसका सोचना था कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लिहाजा शिमला रोड पर पंचकूला को पार करके पटियाला जाने के लिए वह जीरकपुर क्रॉस कर गई। 3 अक्टूबर की दोपहर को वह जीरकपुर से थोड़ा आगे गई थी कि पंचकूला पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उस समय उसके साथ एक अन्य महिला थी। वह बठिंडा की सुखप्रीत कौर थी, जिसका पति हनीप्रीत का ड्राइवर था। शुरुआती पूछताछ में हनीप्रीत बस एक ही बात कहती रही कि उसे कुछ याद नहीं है और वह तथा बाबा गुरमीत राम रहीम निर्दोष है। अगले दिन उसे सीजेएम की अदालत पर पेश करके 6 दिनों के कस्टडी रिमांड पर लिया गया, लेकिन पुलिस उससे कुछ भी उगलवा नहीं सकी। 3 दिनों का रिमांड और बढ़ाया गया। आखिर हनीप्रीत टूट गई और उसने माना कि बाबा गुरमीत राम रहीम को छुड़ाकर भगाने की खातिर ही पंचकूला में दंगा करवाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें वह भी शामिल थी। दरअसल पहले तो उन्हें लगता ही नहीं था कि दुष्कर्म के आरोप में बाबा को सजा होगी। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वे तो ये सोचकर चले थे कि खुशी खुशी पंचकूला जाएंगे और खुशी खुशी लौट आएंगे, लेकिन उन्हें इस बात की भी आशंका थी कि अगर अदालत ने बाबा को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया तो बड़ी बदनामी होगी। इसी आशंका के तहत जो योजना बनाई गई, उसका संचालन हनीप्रीत और कुछ अन्य लोगों को करना था। इस संबंध में डेरे के अंदर कई बैठकें हुई। 17 अगस्त 2017 को जो अंतिम निर्णय लिया गया, उसके लिए 5 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। योजना के अनुसार 25 अगस्त को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के पास लाखों लोगों को इकट्ठा करना था। उन लोगों को यही कहना था कि वे अपने गुरुजी के दर्शन को आए हैं। चूंकि सभी लोग खाली हाथ रहेंगे, इसलिए धार्मिक भावना के चलते उनसे ज्यादा टोकाटाकी नहीं होगी। आने वालों को प्रति व्यक्ति 1000 रुपये अदा करना था। अगर बाबा बरी हो जाते तो वे बाबा की जयकार करते हुए उन्हें ट्राई सिटी में घुमाते।
लेकिन अगर कहीं अदालत बाबा को दोषी करार देते हुए गिरफ्तार करने का आदेश देती तो वे हंगामा शुरू कर देते। पुलिस इन्हें संभालने लगती तो उसी बीच हथियारों से लैस गुंडे आकर बाबा को छुड़ा ले जाते। उन गुंडों को मोटी रकम दी गई थी। पूछताछ में हनीप्रीत ने माना कि दंगा करवाने के लिए उसने उन्हें 1.25 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे। असलियत सामने लाने के लिए पुलिस हनीप्रीत का ब्रेन मैपिंग करवाना चाहती है। कस्टडी रिमांड के दौरान 8 अक्टूबर को हनीप्रीत ने करवा चौथ का व्रत रखा। यह व्रत किसके लिए रखा, इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि दोपहर में ही उसने व्रत तोड़कर खाना खा लिया था। हनीप्रीत ने बनाई थी दंगे की योजना। पुलिस पूछताछ में हनीप्रीत ने 10 अक्टूबर को बताया कि बाबा को दोषी करार दिए जाने से पहले ही समर्थक पंचकूला पहुंचने लगे थे। वहां से वीडियो बनाकर हनीप्रीत को भेजी जाती रही। हनीप्रीत देखती रही कि कहां समर्थक ज्यादा हैं और कहां लोगों को व्यवस्थित करना है। इसके बाद वह दोबारा वीडियो बनाकर उसे वायरल करती। इस तरह दिन में 10-12 वीडियो बनवाए जाते थे। हनीप्रीत ने माना कि दुनिया से हिंदुस्तान का नक्शा मिटाने का वीडियो बनाकर उसी ने वायरल किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई दस्तावेज बरामद किए। सिरसा डेरे से उसका निजी मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया गया। एक बार डेरे की चेयरपर्सन विपासना इंसा को भी हनीप्रीत के सामने बैठाकर 4.5 घंटे तक पूछताछ की गई। सुनारिया जेल रोहतक से निकलकर पहले वह सिरसा स्थित डेरे पर आए और वहां तमाम दस्तावेज नष्ट करके वह कुछ दस्तावेजों और धन दौलत के साथ राजस्थान से लेकर नेपाल तक कई स्थानों पर चिपती रही। उसने ज्यादातर समय बठिंडा में अपने ड्राइवर की पत्नी सुखदीप कौर के यहां बिताया, जो आखिर तक उसके साथ रही और दोषी को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार की गई। अन्य आरोपों के अलावा हनीप्रीत पर देशद्रोह का केस भी दर्ज है। 13 अक्टूबर को कस्टडी रिमांड की समाप्ति पर हनीप्रीत और सुखदीप कौर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में अंबाला की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हनीप्रीत अदालत से रो रो कर एक ही गुहार लगाती रही कि उसे कहीं और न भेजकर बाबा गुरमीत राम रहीम वाली जेल में भेजा जाए। उसी बीच खबर आई कि 16 अक्टूबर को बाबा गुरमीत राम रहीम के परिवार के लोग उससे मिलने सुनारिया जेल पहुंचे तो बाबा अपनी पत्नी हरजीत कौर से मिलकर फूट फूट कर रोया। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से मिला। उसकी दाढ़ी और सिर के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां भी झलकने लगी थीं। 18 अक्टूबर को डीजीपी जेल के पी सिंह से अनुमति लेकर हनीप्रीत के पिता रामानंद तनेजा, मां आशा तनेजा, भाई साहिल तनेजा, भाभी सोनाली और कजिन सिद्धार्थ सिंगला उससे मिलने अंबाला की जेल पहुंचे। यहां हनीप्रीत को जेल की 0.32 चक्की की 11 नंबर सेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। मिठाई और मोमबत्ती लेकर वहां पहुंचे घर वालों से उसकी मुलाकात कांच के मोटे शीशे के पीछे से और बातचीत इंटरकॉम पर करवाई गई। हनीप्रीत से की गई पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार हो रहे हैं लोग। हनीप्रीत द्वारा की गई पूछताछ के आधार पर लगभग रोज ही किसी न किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए डेरे से जुड़े 2 लोगों सी.पी. अरोड़ा और लालचंद ने पूछताछ में बताया कि बिगड़ते हालात को देखकर जब सरकार ने इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए तो उन लोगों ने 100 वायरलेस सेट मंगवा लिए थे, जिनकी फ्रीक्वेंसी कई किलोमीटर की एरिया में काम करती थी। पंचकुला के सेक्टर 3 में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था ताकि संदेश आराम से फ्लैश हो सके। इन सेटों के इस्तेमाल के लिए एक खास टीम लगाई गई थी, जो उन लोगों से संपर्क करती थी जिन्हें 17 अगस्त को डेरा में हुई विशेष मीटिंग के दौरान हनीप्रीत और डेरा के डा आदित्य इंसा ने जिम्मेदारियां सौंपी थीं। ऐसे ही एक सेट से सी.पी. अरोड़ा ने सेक्टर 2 और 4 की डिवाइडिंग रोड पर दंगा भड़काने का संदेश प्रसारित करवाया था। उसी के बाद धकौली की ओर जाने वाले हाईवे पर इकट्ठा हुए लोगों को पता चला था कि बाबा को दोषी करार दे दिया गया है। इसके बाद बाबा के समर्थकों की भीड़ भड़क उठी थी, जिसमें आ मिले असामाजिक तत्वों ने भयंकर गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। पकड़े गए लोगों के अनुसार हनीप्रीत के निर्देश पर सारा काम प्लानिंग के अनुसार किया गया था। अगर उनकी यह योजना सफल हो जाती तो आज बाबा गुरमीत राम रहीम जेल में न होता, हनीप्रीत भी खुला घूम रही होती। हनीप्रीत के घर के कुछ लोगों को आज इस बात का भारी अफसोस है कि उनकी सीधी सादी और भोली भाली प्रियंका तनेजा ने हनीप्रीत बनकर खुद को परेशानियों के दलदल में झोंक दिया है। शादी के बाद उसने घर संभाल रखा होता तो आज वह जवान हो रहे बच्चों की मां होती। चमकदमक के चक्कर में फंसी हनीप्रीत ने हमदर्दी वाला कोई काम नहीं किया। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।